मैं 12 साल का हुआ तो एक रात मेरी माँ ने मुझे उठाकर बहुत मारा और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, आज से तू मेरे साथ नहीं सोएगा, उठ दूसरी चारपाई पर जा। बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद मैं माँ के साथ ही सोता था। अब मैं आंगन में सोता, एक रात माँ की याद आई तो मैं उठकर माँ के साथ चारपाई पर लेट गया, मगर ये देखकर मेरी आत्मा कांप गई। माँ के साथ तो। मेरा नाम दिनेश है। जब मैं 3 साल का था तब मेरा बाप इस दुनिया से चला गया था। मेरी माँ ने ही मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। हमारा छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। रात के वक्त मैं अपनी माँ के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और मैं जब 12 साल का हो गया था, गली में निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी है। मैं हैरान होता, सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र लगी रहती है। जब मैं माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़ी ही अजीब नजरों से देखते थे। एक रात में सोया पड़ा था कि हमारे कमरे की खिड़की जो गली की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर उठ बैठे थे। माँ को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे बल्कि बाहर आंगन में सोया करोगे। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा है और माँ गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। खैर मैंने माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अभी इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि एक रात माँ मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा हमें ये घर आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। माँ ही मेरी माँ और बाप थी। उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? माँ बोली, हाँ, लेकिन अभी हमें इसी वक्त इस घर से जाना होगा। फिर माँ ने अपना चेहरा छुपाकर घर से बाहर कदम रखा। मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था। माँ किसी मुर्दे की तरह चलती जा रही थी। माँ के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने सारे जेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी, ये शायद हमारे इंतजार में थी। मैंने देखा गाड़ी वाला हमसे सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू हो गया। इसका मतलब तो यही था कि वो माँ का जानने वाला था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हम लोग रात को ही दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। ये घर शहर में था। वो आदमी हमें उस घर में छोड़कर गया था, पर माँ का उस आदमी के साथ संबंध कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर से वो हमें जिस मकान में छोड़कर गया था, मकान अच्छा खासा बड़ा था। माँ ने मुझे कहा, अब हमें यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। फिर माँ मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें घूरता जा रहा था। ये सब क्या है? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए हैं बेटा। अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहां नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। माँ की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे और मेरी माँ के बारे में बहुत गंदी बातें कही थी। घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जिस पर मेरी माँ सोच में पड़ गई। और आज ये सब हो गया था। माँ ने मुझे कहा था कि वहां सभी तुम्हारी माँ के बारे में अजीब बातें करते थे। तो क्या तुम ये गवारा करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के बारे में अजीब अजीब बातें करे? मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ बोली, यहाँ मैं तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दूंगी, मगर बेटा तुमको मेहनत करनी होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले दिन माँ ने मेरा एक स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं दिन रात पढ़ता रहता, मुझे किसी चीज का होश ना रहा था। लेकिन माँ घर में पैसे कहाँ से लाती थी ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। अलबत्ता माँ की कुछ अजीबो गरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थी। मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। माँ अब मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। एक दिन के वक्त मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी तो मैं बाहर आया। माँ सब्जी काट रही थी। मैंने कहा कि माँ मुझे छत पर जाना है, मगर माँ ने मुझे छत पर ना जाने दिया। माँ बोली, बेटा अब तू बड़ा हो गया है और आसपास घरों में बहू बेटियों का मसला है। इससे पहले कि कोई तेरी शिकायत करे तू छत पर मत जा। मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था, वो मुझ पर इतनी सख्तियां क्यों कर रही थी। मैंने जब छत पर जाने की जिद की तो माँ कहने लगी, बेटा तुम अभी नहीं जा सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं माँ की बात से नाराज होकर वापस अपने कमरे में आ गया था, मगर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि माँ ऐसी बातों से मुझे मना क्यों करती है, और आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर उठकर माँ के कमरे में गया। वहां मेरी नजर दूसरी चारपाई पर पड़ी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा, माँ मेरा दम घुट रहा है, मैं यही सोना चाहता हूँ। मेरी नजर फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। मैंने जब गौर से देखा तो कहा, माँ ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? यहाँ तो बाकायदा बिस्तर भी रखा है, तकिया भी है। माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली कि बेटा ये मैंने वैसे ही रखी है,
मगर क्यों माँ, इस चारपाई पर कौन सोता है? तू मुझे तो अपने कमरे में आने नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ मुझसे खफा होने लगी। तू मुझ पर शक कर रहा है? बेटे, मैंने ये चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे बाबा की आत्मा आती है। बाबा की आत्मा? माँ, इतनी तो अंधविश्वासी न बनो। मैंने अपनी माँ से ये कह तो दिया था, अब मेरा शक और भी बढ़ गया था। हर बार जब मैं माँ की कोई नई चीज देखता तो मेरे दिमाग में पिछली सारी बातें घूमने लगती। माँ की बातों पर अब मैं और ज्यादा शक करने लगा था। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि आखिर माँ ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है। एक चारपाई पर भी तो सोया जा सकता है। फिर राम जाने क्या वजह थी कि माँ दूसरी चारपाई रखकर यहाँ सोती थी। बहरहाल मैं चुप हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब माँ की बाकी चीजों पर भी नजर रखूंगा, छत पर भी जाऊंगा, पर इससे पहले ही एक ऐसा किस्सा मेरे साथ हो गया जिसने मेरे दिमाग को और ज्यादा शक में डाल दिया और माँ की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। हुआ यूं कि उन दिनों माँ से छुपकर मैं एक वर्कशॉप पर काम करने लगा था। मुझे और कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं ज्यादातर पढ़ाई ही करता, पर अब मैं कुछ हुनर सीख कर पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था कि जिंदगी की गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता चलाऊं ताकि माँ पर ज्यादा बोझ न बनूं। न जाने माँ पैसे कमाती कैसे थी, ये राज आज तक मुझे नहीं मालूम हुआ था, पर मैं ये जरूर जानता था कि माँ को पैसों की जरूरत होती है। वो पाई पाई का हिसाब इसलिए करती है क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं। हैरत की बात ये थी कि घर में सारे जेवरात वैसे के वैसे पड़े थे। मैंने एक जेवर भी नहीं बेचा था, बल्कि अब वो उन जेवरात को पहनने लगी थी और मैं जब भी माँ को देखता वो रंगीन कपड़े पहने खुशहाल होती थी। उसे देखकर लगता कि माँ हरगिज विधवा नहीं है। विधवा औरतों के तो रंग ढंग चाल ढाल ही और होती है। उन्होंने सफेद रंग या हल्के रंग के कपड़े पहने होते हैं, अक्सर ही गमगीन रहती है। कम से कम मैंने तो अपने गांव में यही देखा था, पर मेरी माँ उल्टा सज संवर कर रहती। खुद को कभी भी बूढ़ा ना होने देती थी, बल्कि अपने चेहरे पर सुर्खी, पाउडर और हाथों और कलाइयों में जेवर जरूर रखती थी। मैं माँ की बातों पर कभी भी गौर नहीं करता था, पर आज होने वाले एक और वाक्य ने मुझे माँ की तरफ शक करने पर मजबूर कर दिया था। हुआ यूं कि मैं जिस वर्कशॉप में जाता था वहां एक दिन मुझसे महेश नाम का एक लड़का मिला। वो लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था, कभी आकर मेरी तरफ तवज्जो देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो, किस गांव से संबंध रखते हो? इत्तेफाक से हम दोनों एक ही गांव के थे। मजे की बात तो ये थी वो मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। आज वो मुझे 1 साल बाद मिला था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए थे। वो कहने लगा, तुम यहाँ आ गए हो, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ रातों रात उस मोहल्ले को छोड़कर न जाने कहाँ चली गई और तुम भी कहीं नजर नहीं आए। हम तो ये समझे भगवान न करे तुम लोगों के साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी माँ के तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ। ये कहकर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा कि अपनी बात पूरी करो, तुम क्या कहना चाहती हो? वो बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी माँ ठीक है? उसने अजीब से अंदाज में पूछा। उसके शब्दों में चालाकी थी। मैंने कहा, हाँ माँ ठीक है। मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की कि वो मुझे इस बारे में और कोई बात भी बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, इतना बोला कि तुम जैसे बेटे बहुत मजलूम होते हैं जो अपनी माओ के चरित्र की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उसने बात बातों ही बातों में की थी तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सका, मगर मेरा अपनी माँ पर शक गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं माँ को रंगे हाथों पकड़ूं। अब मैं समझदार हो गया था, जमाने की ऊंच नीच समझता था। मुझे लगता था कि मेरी माँ किसी से मिलती है, उसका किसी मर्द के साथ कोई चक्कर तो जरूर है, या फिर कोई और बात तो है जिसकी वजह से मेरी माँ इतना संतुष्ट है। उस रात घर आकर मैंने हर चीज पर नजर रखना शुरू कर दी। आज तो मैंने एक अजीब मंजर देखा था। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर जरूर देखूंगा कि वहाँ क्या होता है, दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। फिर मैंने जैसे ही माँ के कमरे के बाहर रखे जूते देखे तो मेरी तो जैसे हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। माँ के कमरे के बाहर 2 बड़े बड़े मर्दाना जूते रखे हुए थे। उन जूतों को देखकर मुझे साफ पता चल गया कि आज हमारे घर में कोई और भी आया हुआ है। मैंने सोचा कि बजाय माँ के कमरे में जाने के उनको मौका देने से अच्छा है मैं यहीं बाहर बैठकर इंतजार करूं कि वो आदमी कौन है और कहाँ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया था। बाहर आंगन में बैठना मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर माँ पर नजरें जमाए हुए था। रात के काफी सारे पहर गुजर गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी नजरें चौकन्ना थी और मैं बिल्कुल अलर्ट होकर ही बैठा हुआ था।
पर सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सो गया और फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया तो देखा कि माँ बाहर के काम कर रही थी। वो जाग गई थी। ये देखकर मैं तेजी से बाहर आया। मैं माँ को रंगे हाथों नहीं पकड़ सका था, क्योंकि ना ही वो जूते वहां थे और ना ही कमरे में ऐसे कोई आसार थे। मुमकिन है कि वो आदमी जा चुका था। मैंने देखा कि घर का दरवाजा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिस पर मैं माँ से कुछ सवाल जवाब करता। मैं खामोश हो गया। दिल ही दिल में कुढ़ने लगा कि अब मैं माँ का राज जरूर पास करूंगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे से बाहर रहूंगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊंगा। और जब वो आदमी आएगा तो जरूर देखूंगा कि ये कौन है। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया ताकि मुझे नींद ना आए। मैं उस आदमी का इंतजार कर रहा था। फिर सोचा कि माँ मुझे देख लेगी। मैं घर के अंदर आकर आंगन में बैठ गया। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। उसने मुझसे पूछा कि दिनेश बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैं चुप करके बैठा रहा। तब माँ मेरे बहुत करीब आ गई और इस बार माँ ने जो बात मुझे कही, मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। माँ बोली कि बेटा, मैं सब जानती हूँ। तुम कितने दिनों से मुझ पर पहरा दे रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके हैं, मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनती हूँ, वो जेवर किसके लिए पहनती हूँ। माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। माँ, आपको मेरी हर बात पता है। माँ ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है? बेटा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। मैं बोला, माँ मैं बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आई? क्या मैं अंधा हो गया हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं रोने लगा। तो माँ ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारे राज तुम पर खोल दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि किस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा, बोलो माँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, पर मुझे अब इस कश्मकश में ना रखो। मुझे अपनी हर बात बता दो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। रविवार वाले दिन तुम्हारी शादी है। अगर तुम मेरी मर्जी से ये शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें हर बात सच सच बता दूंगी। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं माँ को हैरत से देखने लगा। मैंने मजीद कोई सवाल नहीं किया था और माँ की बात मान ली थी। अब मुझे रविवार के दिन का बड़ी बेचैनी से इंतजार था। मेरी उम्र अब 21 साल हो चुकी थी। माँ मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे ये मैं नहीं जानता था। रविवार वाले दिन माँ मुझे गाड़ी में बैठाकर बड़े से घर में ले गई। वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने मेरा स्वागत भी किया। वहां मुझे और माँ को बड़ी इज्जत से एक कमरे में ले जाकर बैठाया गया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले, तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं है? मैंने नहीं में सर हिला दिया। तुम हमारी बहन को खुश रखना, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं नहीं जानता था माँ मेरी इस लड़की से शादी क्यों करवाना चाहती है जिसके 7 भाई हैं। खैर, थोड़ी देर के बाद मेरी शादी करवा दी गई। यूं दीप्ति मेरी पत्नी बन गई। अब दीप्ति में क्या नुक्स था जिसकी वजह से उन 7 भाइयों ने उसकी शादी मुझसे की थी? ये तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ कि दीप्ति थोड़ी सी सांवली थी और कोई भी नौजवान उससे शादी करने को राजी नहीं था। उन्होंने माँ को और मैंने उनको न जाने कैसे ढूंढा था। बस मेरी शादी दीप्ति से हो गई थी, मगर वो बेहद सांवली थी। और जब शादी हो गई तो मुझे शादी की खुशी से ज्यादा इस बात का शक था कि माँ ने मुझसे इतने ज्यादा राज क्यों छुपाए। मेरी पत्नी अपने कमरे में बैठी थी। मैं माँ के पास आया, उसे कहा कि माँ, अब अगर आपने मुझे राज नहीं बताए तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, इधर आ मेरे बेटे, मैं तुझे एक एक बात बताऊंगी, पर वादा करो तुम कभी अपनी पत्नी से इन बातों का जिक्र नहीं करोगे। मैं माँ के पास बैठ गया तो माँ ने अपनी कहानी शुरू की। देखो बेटा, इस समाज में औरत जितनी ही पाकीज़ा क्यों ना हो, ये मर्दों का समाज है। अकेली और तन्हा औरत पर इल्जाम जरूर लगता है। गांव में भी ऐसा ही हुआ था। हमारा छोटा सा घर था, तुम मेरे पास होते थे और गांव में बहुत से घटिया लोगों की नजर मुझ पर थी। हमारे कमरे की खिड़की गली की तरफ से खुलती थी। उस शीशे वाली खिड़की से साफ तो नजर नहीं आता था, मगर ये जरूर पता चल जाता था कि कमरे में कितने लोग हैं। जब हम माँ बेटा कमरे में होते तो गंदे लोगों की गंदी निगाहें हम पर होती थी। वो अपने पापी दिमाग में यही सोचते थे कि रात के वक्त कमरे में मेरे साथ कोई मर्द मौजूद है। वो लोग मुझे एक बूढ़ी औरत समझते थे। एक दिन जब उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़ा तो मैं डर गई थी और तुम पर भी गुस्सा किया कि तुम आज से अलग सोया करोगे। मगर जब लोग मुझ पर अजीब अजीब बातें करने लगे तो मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई। यहाँ पर मैंने बहुत मजबूरी में एक आदमी से शादी कर ली थी। वो बहुत शरीफ और सज्जन इंसान था। मैंने उसके साथ सिर्फ एक कागजी शादी की थी
ताकि मुझे सुरक्षा मिले और मैं सारी जिंदगी विधवा न कहलाई जाऊं। मैं चूड़ियां और जेवरात इसलिए पहनती थी कि यहाँ आने वाली हर औरत को ये बात बता सकूं कि मैं सुहागन हूं, विधवा नहीं हूं। इसी वजह से औरतें मुझे कभी भी बेसहारा नहीं समझती थी। हर आने वाली औरत मासूम और शरीफ नहीं होती, इनमें कुछ चालबाज भी होती हैं। और बुरे मर्द तो हर जगह मौजूद हैं, वो तनहा औरत के पीछे पड़ जाते हैं। मैं अपने जेवरात के जरिए सभी को यही पैगाम देती कि मैं एक विधवा नहीं हूँ, बल्कि मेरा पति भी है। मगर मेरे बेटे, तुम उस आदमी की फिक्र न करो जिसने मुझसे कागजी शादी की है। उसकी पहली पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है। वो कभी कभार मेरे पास जरूर आता है, यहाँ रहता है और मुझे महीने भर के खर्चे के पैसे भी देता है। इस शादी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। रही बात उन जूतों की, वो तो मैं रोजाना इसलिए रखती थी कि हर आने जाने वाले को अंदाजा हो कि इस घर में कोई मर्द है। और बाकी तुम्हारे सवालों के जवाब उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मिल गए होंगे। मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया। और जिस लड़की से तुम्हारी शादी की है, ये उस आदमी की दूर के एक रिश्तेदार की बेटी है। तुम्हारी पत्नी बहुत सांवली है, इसलिए इससे कोई शादी करने को तैयार नहीं था। लेकिन घर गृहस्थी के सारे गुण हैं, बेचारी इस समाज की सताई है। भला काला होना क्या कोई जुर्म है? इसलिए बस मैंने तरस खाकर उस लड़की की शादी तुमसे कर दी है। अगर अब भी तुम्हें अपनी माँ पर कोई शक है तो तुम उस आदमी से यानी अपने सौतेले बाप से जाकर पता कर लो। मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं माँ की बातें सुनकर परेशान हो गया था। मैंने कहा, माँ मैंने तो शादी कर ली है, तुमने मेरा हक पूरा कर दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ आता हूँ। मैं इतना तंग दिल भी नहीं हूँ कि अपनी माँ की खुशियों पर रुकावट डालकर अपनी झूठी गैरत को सुकून पहुंचाऊं। मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी और बोली, बेटा मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन दोबारा तुम मुझ पर कभी शक मत करना। तुम्हारी माँ अकेली इस जमाने से लड़ी है, पर मैं जिसके लिए लड़ी वो तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने माँ को सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच है कि इस समाज की औरतें वाकई सताई हुई है। चाहे वो अपने आप को साबित करने के लिए सालों क्यों ना लगा दे, उस पर शक जरूर किया जाता है। आज मैं अपनी पत्नी और माँ के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। मेरा सौतेला बाप कभी कभार हमें मिलने आ जाता है, मगर वो भी बहुत अच्छा इंसान है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।